हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा मौर्य साम्राज्य के ऊपर, यानी मौर्य एम्पायर। उम्मीद करता हूं आपने हमारे प्रीवियस हिस्ट्री के सारे लेक्चर देखे होंगे, जो कि हमने डाला है मगध साम्राज्य और बौद्ध और जैन धर्म, पाषाण पुड़ा पाषाण काल। उम्मीद करता हूँ आपने वो सब देखा। अगर नहीं देखा, आई बटन में वीडियोस प्रोवाइड है, आप वहाँ से जाके जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो का PDF पा सकते हैं, जिसकी प्राइस हमने ओनली 21 रुपीज़ रखी है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं आप वो चाहिए तो हम बता देंगे पेमेंट मोड कैसे क्या करना है, फिर सारी डिटेल व्हाट्सएप पे बातें हो जाएंगी, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा PDF पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मैं ये बोलना चाहूँगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे वाइटल हैं, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे आप लोगों को नुकसान होगा। और बाकी की जो हिस्ट्री की सीरीज़ की हमारी जितनी वीडियोज़ हैं वो आई बटन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो शासनकाल था वो था 322 से लेकर 185 BC तक, यानी ईसा पूर्व तक। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। 323 से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद जो ये प्रथम भारतीय सम्राट हैं, जिन्हें विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से इनकी पहचान की है। ये ग्रीस लैंग्वेज में इनको सेंड्रोकोटस बोला जाता है। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। इनका शासनकाल था 298 से 273 ईसा पूर्व तक। उनके पुत्र थे अशोक। इनका शासनकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व तक। और फिर अशोक के जो उत्तराधिकारी चालू हुए उनके बाद आना, उनके डिटेल्स यहाँ पे हैं। इनके बारे में एक बात बता दूं, ये सारे के सारे मौर्य साम्राज्य के ऊपर काला धब्बा थे। ये सारे के सारे वीक सक्सेसर्स हैं, यानी अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन चालू हो गया। तो अब देखते हैं अशोक के बाद कौन कौन सा है। तो अशोक के बाद आए कुणाल, जिनका धर्म विवर्धन भी नाम था। दशरथ, जिसे बंधुपालित या बंधुपालित कहा जाता था, ये आजीवक धर्म के उपासक थे। ठीक, संप्रति ये जैन धर्म के उपासक थे। उसके बाद सलिशुक, देववर्मन, छत्रधंत्रव और बृहदत्त, ये अंतिम मौर्य शासक था। ठीक, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यह वैश्य जाति के थे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता भी है। यह वैश्य जाति के थे। ठीक है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने लास्ट PDF में मगध साम्राज्य में आपको बताई थी, कि जो थे चाणक्य जो थे वो पीपल वन के मोर पालकों से, मोर पालक जो थे ना, उनके सरदार से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। किसने? चाणक्य ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब चाणक्य ने अपनी प्रजा की स्थापना की, जब अपना साम्राज्य फैलाया, तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। ठीक है, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विषभ यानी कि बैल, यानी कि वैश्य जाति से इनका ये बराबरी करा है इन्होंने। ठीक है, जैन और बुद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग नोट कर लें, ये पूछा भी जाता है। तो जैन और बुद्ध ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय इन्हें कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक है जिन्हें राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। आगे हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसने संपूर्ण भारत को एक केंद्रीकृत सत्ता के अधीन रखा। प्रशासन का विकेंद्रीकरण इसने किया। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इन्हें पहला राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। आज का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे गवर्नमेंट का जो आज का जो स्ट्रक्चर है, सारा जो फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल इसी आधार पे है। ठीक है, यानी कि केंद्रीकृत सत्ता के अधीन प्रशासन और विकेंद्रीकरण, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से हजारों साल पहले इन्होंने ये कर रखा था। आप सोच सकते हैं कितने महान शासक ये रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने पूरे जो शासन व्यवस्था है, अपने जो पूरे साम्राज्य को है, ये 5 राज्यों में यानी 5 स्टेट्स में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन से 5 राज्य इन्होंने डिवाइड किए थे वो भी हम जान लें। तो जो है ये उत्तरापथ तक्षशिला पंजाब, ठीक है, दक्षिणापथ सवर्णगिरी कर्नाटक, केंद्रीय प्रांत ये पाटलिपुत्रा में था, और अवंती राष्ट्र यह था उज्जैन MP में। ठीक है, और आखिरी जो है कलिंग, यह तोसली उड़ीसा में था। ठीक है, तो ये इनके 5 स्टेट्स थे।
ठीक है, जिसमें इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन प्रांतों में इन्होंने गवर्नरों को नियुक्त किया था, जैसा अंग्रेज किया करते थे। तो अंग्रेजों से पहले इन्होंने अपना स्टार्ट कर रखा था, अंग्रेजों के आने से हजारों साल पहले। पाँच 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 सदस्यों के 6 परिषद बनाए। इनका काम आज के नगर पालिकाओं जैसा था, यानी कि कुल 30 सदस्य, यानी कि 5-5 सदस्यों का एक कमेटी इन्होंने बनाया। ऐसे ऐसे कुल इन्होंने 6 कमेटियां बनाई, जिसमें ओवरऑल मिला के 30 मेंबर्स थे। ठीक है, इनका क्या काम था, अब हम ये भी जान लें। तो ये जो 30 मेंबर्स थे, इनका काम ये था कि ये जो है ना, इन प्रथम समिति का जो काम था, ये उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी रखती थी। तीसरी समिति जन्म और मरण का ब्यौरा रखती थी, यानी कि ये आपके सेंसस का ब्यौरा रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य का देखभाल करती थी। पांचवी समिति वस्तुओं के विक्रय और निरीक्षण करती थी। और छठी समिति यह विक्रय और कर मूल्य का वसूली करती थी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना बेहतरीन शासन व्यवस्था तभी रहा होगा। ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें भली भांति समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। पुष्यगुप्त वैश्य अवंती राष्ट्र का गवर्नर था। ये जो पुष्यगुप्त वैश्य है, इसको अवंती राष्ट्र का गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इन्होंने, अब इसकी नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसे मैंने अगर अपने पीडीएफ में मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने गुजरात के काठियावाड़ में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट करें, एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा गया है। इसने गुजरात के काठियावाड़ में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाद में इस झील की मरम्मत अशोक सेकंड ने भी करवाई थी, यानी जो ओरिजिनल अशोक है वो नहीं, अशोक सेकंड की बात हो रही है। तो ये झील डैमेज हो गया था, बाद में इसकी जो मरम्मत है अशोक सेकंड ने भी करवाई थी। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुद्रदामन प्रथम शक शासक, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था 130-150 ईसा पूर्व में। तो अभी जो सुदर्शन झील की हम बात कर रहे थे, जिसको पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था, ठीक है ना, उसके बाद अशोक ने इसका टोटल जो डैमेज हो गया था उसको ठीक करवाया था। फिर उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो सन 130 से 150 ईस्वी में रुद्रदामन फर्स्ट ने, जो शक शासक था, इसने इसका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। चाणक्य का असली नाम, तो आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, चाणक्य का असली नाम जो है वो विष्णुगुप्त शर्मा था, या उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत ही एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें जो हमारा जो शासन व्यवस्था है, इसको कैसे सुचारू रूप से चलाएं, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से इसमें विवरण दिया गया है। अब देखिए, 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। यह सीरिया का यूनानी राजा था, यानी ये जो है यूनान का था, जो सीरिया में जाके इसने सीरिया के राजा को हरा के वहाँ पे इसने अपनी साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये सीरिया में यूनानी राजा बन गया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब सेल्यूकस निकेटर को जब इसने हरा दिया, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है, कुछ ये भी हुए, संधियाँ भी बनी। ठीक है, इस संधि के तहत इसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया, जिसका नाम था कार्नेलिया या हेलेना। ठीक है दोस्तों, है ना। अब यहाँ देखिए, जस्टिन नामक यूनानी एक लेखक था, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6000 की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित कर लिया था। ये देखिए कितना बड़ा राजा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब सॉरी इसने अपना सेल्यूकस निकेटर को जब इसने हराया 305 ईसा पूर्व में लड़ाई में, उसके बाद इसने अपनी बेटी से जो इसका विवाह कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया गया, बाद में दोनों शासकों के मध्य समझौता हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिया, किसने, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 500 हाथी दिया, और उसके बदले में इसने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और इसी संधि के फलस्वरूप इसने सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस विवाह संबंध का जो डिटेल में जो विवरण जितना भी है, वो सिर्फ एपियन नामक एक राइटर है, उसने अपनी बुक में ही बस लिखा है। उसके अलावा इनका और कहीं डिटेल में विवरण नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य जो स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा,
और बंगाल के बड़े भाग के अतिरिक्त पश्चिम व उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी शामिल थे। आप सोच सकते हैं कितने दूर तक इसने अपने राज्य को सम्मिलित कर लिया था। ठीक, बढ़ते आगे। चंद्रगुप्त मौर्य पहला भारतीय राजा था जिसने किसी विदेशी राजा के पुत्री से विवाह किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर नोट कर लें। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा था। ठीक है, जब ये युद्ध हो गया उसके बाद जब इसकी बेटी की शादी हुई तो फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपने मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में। ठीक है, जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। अब ये जो इसने बुक लिखा है, इस बुक में सिर्फ पाटलिपुत्रा ही नहीं बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण इसके बुक से मिलता है, इसलिए इसका बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, मेगास्थनीज का इंडिका बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। भद्रबाहु ने जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को परिवर्तित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को श्रवणबेलगोला में मोक्ष यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी मृत्यु कैसे हो गई तो मैं बताता हूँ। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे तो एक टाइम ऐसा आया कि इनके राज में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, तो ये बहुत ही त्रस्त और ग्रस्त हो गए कि हम अपने प्रजा, हमारा जो है, हमारे जो जनता है वो मर रहे हैं। तो उसमें जो है इनके जो गुरु थे भद्रबाहु, इन्होंने बोला कि आप जो हैं तपस्या करें, उससे आपके राज्य पे आई जितनी विपदा है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो फिर इन्होंने बोला कि कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है, वहाँ पे जाएं और आप वहाँ पे जाके तपस्या करें। ठीक है, बिल्कुल भूख हड़ताल जैसा। वहाँ पे गए, उन्होंने किया, कुछ समय बाद इनकी स्थिति बहुत बिगड़ी और फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, तो इसका जो निकनेम था उसे अमित्र चेटक, अमित्र घात या अमित्र खाद कहा जाता था। ठीक है, अमित्र चेटक यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, अमित्र घात जो शत्रु पर घात लगाकर वार करे, और अमित्र खाद जो शत्रु को खा जाए। ठीक है दोस्तों, ये सारे इनके नामों का, निकनेम का ये मतलब है। ठीक, ग्रीक भाषा में सेंड्रोकोप्ताज बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, जैसा आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है ना, और बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था, जिसने सफलतापूर्वक वहाँ पे विद्रोह दबा दिया था। इससे पहले इसने अपने 2 और पुत्रों को भेजा था जो कि उसमें नाकाम रहे थे। फिर इसने तीसरी बार में अशोक को भेजा था और अशोक ने वहाँ पे उस जो भी विद्रोह था उसको दबा दिया था, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे जो है अशोक को गवर्नर बना दिया गया था तक्षशिला का। लेकिन यहाँ गवर्नर तो अशोक को बनाया गया था, लेकिन अशोक तक्षशिला गवर्नर बनने से पहले उज्जैन का भी गवर्नर पहले से था। ठीक है, तो बिंदुसार के शासन में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक जो है 2 जगहों का गवर्नर बना, उज्जैन और तक्षशिला का। ये आप लोग जरूर नोट कर लें। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार के शासनकाल में चाणक्य का देहांत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंदुसार के शासनकाल में चाणक्य कुछ समय के लिए उनका महामात्य था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, रुद्रगुप्त चाणक्य का शिष्य, यह बाद में अशोक का महामंत्री बना, यानी कि चाणक्य की मृत्यु के बाद उनका एक शिष्य था जिसका नाम था रुद्रगुप्त, ये बाद में चल के फिर अशोक के शासनकाल में उसका महामंत्री बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। फिर 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अशोक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य का जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो अशोक का मतलब होता है दोस्तों, जिससे कोई शोक ना हो, जिसे कोई चिंता ना हो, उसे बोलते हैं अशोक। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि अशोक अपने शुरुआती समय में बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूअल राजा था। ठीक है, उसने अपने 99 भाइयों का खून करके फिर वो सत्ता अधीन हुआ है। शुरू में वो इतना ज़्यादा क्रूर था अशोक, अपने 99 सौतेले भाइयों का इसने खून किया, फिर जाके ये सत्ता अधीन हुआ। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अशोक का अपना सिर्फ एक सगा भाई था जिसका नाम था विगदा अशोक। ठीक है,
सिर्फ इसका एक इकलौता सगा भाई था, इसका नाम था विक्ताशोक, और इसको इसने नहीं मारा था। क्यों नहीं मारा था? इसने 99 भाइयों को तो अपने मार रखा था, इसको क्यों नहीं मारा था? इसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसने अशोक को सत्ता पाने में इसकी सहायता की थी, इसलिए इसको इसने नहीं मारा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ। आप अगर बिहार से अगर आप संबंधित हैं तो आप पटना में एक अगम कुआं नाम का जगह है जिसको आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं है संबंधित तो फिर भी आप जान लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक क्या करता था, अपने सारे जो 99 भाइयों को इसने मारा, उसने उस अगम कुआं में वो डाल दिया करता था। ठीक है, अगम कुआं के बारे में ये बोला जाता है कि उसका कोई था पता नहीं है, कोई उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसमें डाल दिया करता था। तो ये अगम कुआं इस वजह से भी फेमस है, अशोक की वजह से। ठीक है, 273 से 269 ईस्वी पूर्व तक अशोक ने 4 वर्षों का गृह युद्ध लड़ा। इसी ने 4 वर्षों तक अपना सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों से इसमें 4 वर्षों तक इसने लड़ाई किया। फिर 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज तिलक किया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अशोक का जो है ना हृदय परिवर्तन चालू हुआ। 271 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग की राजकुमारी कारुवाकी को हराया। ठीक, ये कलिंग की राजकुमारी थी। अब ये यहाँ से क्यों हृदय परिवर्तन हुआ, मैं ये आप लोगों को बताता हूँ। हुआ क्या था, ये जो युद्ध था उस समय के हिसाब से इसने लगभग 1 लाख लोगों की हत्या की थी उस युद्ध में। 1.5 लाख लोग घायल हुए थे और लगभग 1 लाख लोगों को इसने बंधक बनाया था। तो आप सोच सकते हैं कितने लार्ज स्केल पे इसने डैमेज किया था। और इस युद्ध के फलस्वरूप इसका इतने जो व्यापक रूप से जो जेनोसाइड हुआ, जो नरसंहार हुआ, वो देख के इसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, फिर इसने बौद्ध धर्म में इसने अपने आप को कन्वर्ट किया। अब आगे पढ़ते हैं हम। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कारुवाकी से विवाह भी कर लिया। ठीक, तो दोस्तों इसने कारुवाकी से विवाह कर लिया। अब कारुवाकी से ऐसा कहा जाता है, कारुवाकी से अशोक को पहले से भी इसको प्रेम था, और उसके बाद युद्ध के बाद इसके पास एक मौका ही बना क्योंकि वो हारे हुए राज्य की राजकुमारी थी, तो इसने संधि के तहत उससे विवाह भी कर लिया। तो जैसा कहा जाता है ना, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, तो वही वाली सिचुएशन थी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब उपगुप्त नाम का एक बौद्ध विद्वान था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है अशोक को किसने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया, बदला या उसकी शिक्षा दी। ठीक है, तो उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान था। ठीक है, अब यहाँ देखिए अशोक प्राचीन काल का पहला ऐसा राजा था जिसने मंत्रालय की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। धर्म महामात्र नामक धार्मिक मंत्रालय की इसने स्थापना की थी, जो कि सारे धार्मिक कार्यों को और जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार की सारी देखरेख यही मंत्रालय करता था, और इसका सीधा वो जो है अशोक को इसकी रिपोर्ट वो पहुंचाता था। ठीक, बढ़ते आगे। अशोक ने बौद्ध धर्म का वैश्वीकरण किया। इसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। तो अशोक के जो पुत्र और पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा, इसने इनको श्रीलंका भेजा प्रचार के लिए। ठीक है, और श्रीलंका का जो राजा था तिस, ठीक है, श्रीलंका का जो राजा था तिस, इसने इनका अच्छे से स्वागत किया और इसको अपने अंदर इनको पूरा सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड किया। अब यहाँ आप ये जान लें कि जो संघमित्रा और महेंद्र थे, ये श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी बन के रहते थे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन वहाँ खपा दिया, वहीं पे वो मर गए बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करते हुए। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक ने तीसरा बौद्ध सम्मेलन संगीति यानी कि आयोजित करवाया था। कहाँ? पाटलिपुत्रा में, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। अशोक के लेख, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये पहला राजा था जिसने पत्थरों पे लेख लिखवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान लें। ये पहला राजा था जिसने पत्थरों पे लेख लिखवाया था। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी डिटेल देना चाहूँगा। अशोक के धम्म का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो अशोक ने जो 5 धम्म बताए हैं वो कौन से हैं? उपासिन्वे, ठीक है, बहु कथाने, दया, दानी और सच्चे सचेयते। ठीक है, इसने 5 जो है धम्म इसने बताए हैं। और बौद्ध धर्म में भी 5 उनके जो आइडियोलॉजी है वो भी उनके 5 है। ब्रह्मचर्य, सत्य, असेयता, अहिंसा, अपरिग्रह,
ये 5 उनका है और वैसे ही अशोक का भी है। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो मूल डिफरेंस है वो ये है, अशोक ने स्वर्ग प्राप्ति पर जोर दिया है और बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति पर जोर दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लें। अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार कराया है, जो अपने शिलालेख भी लिखे हैं, उसमें अशोक ने स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया और बौद्ध धर्म और ग्रंथों के हिसाब से निर्वाण प्राप्ति पर बौद्ध धर्म और ग्रंथों के हिसाब से जोड़ दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसने जो है 3 टाइप के इसने एडिक्ट्स यानी लेख लिखवाए। पहला है रॉक एडिक्ट, जिसके अंडर में 2 आते हैं, विशाल शिलालेख यानी मेजर रॉक एडिक्ट, जो कि उसकी संख्या है 14। सेकंड है अभिलेख यानी लघु शिलालेख यानी कि माइनर रॉक एडिक्ट्स, इनकी संख्या है 46। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका है पिलर इंस्क्रिप्शन यानी स्तंभ लेख, इसकी संख्या है 7। और उसके बाद आता है केव्स इंस्क्रिप्शन यानी गुहालेख, ठीक है, जिसकी संख्या है कितनी, ये लगभग शायद 3 है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। बराबर की गुफा, नागार्जुना कोंडी केव्स और तेतुवन केव्स, ये 3 हैं जिसमें अशोक के लेख मिलते हैं इस गुफाओं में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख पहली बार पढ़ा था। ये कोई पहला ऐसा विद्वान है जिसने अशोक के कोई लेख को पढ़ा। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि में थी और पहला ऐसा जो लिपि है वो पढ़ा जा चुका है, वो है पढ़ा गया है, वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर जितनी भी लेख मिली हैं वो सारी ब्राह्मी लिपि में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में मिली लेख वो ब्राह्मी लिपि में। खरोष्टी लिपि में अभी तक जो लेख मिले हैं वो पढ़ा नहीं जा सका है, यानी खरोष्टी लिपि अभी तक पढ़ी जा ही नहीं चुकी है। और खरोष्टी लिपि लिखी कैसे जाती है, वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा में मिले जितने भी लेख हैं वो सारे खरोष्टी लिपि में हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो हमारे जो लेख मिले हैं, अफगानिस्तान के कंधार से मिले लेख आरामाइका लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी नहीं पढ़ा जा सका है। आरामाइका लिपि यहाँ पे ये भी अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और अफगानिस्तान में एक और लेख मिला है, जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें एक और लेख की प्राप्ति हुई है, जो कि है ग्रीक लेख। ग्रीक लिपि जो है वो पढ़ा जा सका है, उसको डिकोड कर लिया आर्कियोलॉजिस्टों ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट है 13वां विशाल शिलालेख उड़ीसा से मिला है। इसमें कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट करके रखेंगे। मस्की लघु शिलालेख ये आंध्र प्रदेश से मिला है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब ये रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। इसमें रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है कि ये कोई पहला ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक के परिवार के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें देवानंद पिया प्रियदर्शी राजा, ठीक है, इसमें अशोक को बोला गया है देवानंद पिया प्रियदर्शी राजा। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद कारुवाकी का, इसमें जो इसकी बीवी थी अशोक की, उसका भी यहाँ पे जिक्र है। कुणाल जो अशोक का बेटा था, उसका भी यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, यह एकमात्र शिलालेख है जिसमें अशोक के परिवार का भी लेख है, आप लोग जान लें। और चूंकि इसमें रानी का भी इसमें अभिलेख जिक्र है इस अभिलेख में, इसलिए इसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है धौली लेख या जागुड़ लेख। धौली लेख या जागुड़ लेख ये ओडिशा से प्राप्त हुआ है। इसमें कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है। इसमें कितने लोग मारे गए, कितनी हानि हुई, क्षति हुई और कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब डिटेल्स इसमें कलिंग लेख में मिलता है। ठीक है, धौला लेख, आई एम सॉरी। नेक्स्ट हमारा है गुड़जाना लेख, मध्य प्रदेश में अशोक का नाम लिखा हुआ है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा मिलता है। ठीक है, और भबरू लेख राजस्थान, इसमें बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किया गया है। इस बारे में भबरू लेख जो मिला है राजस्थान से, इसमें ये है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रुमबंदई स्तंभ लेख, यह नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस पर लिखा है कि बुद्ध पैदा हुए, भगवान पैदा हुए। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। चूँकि रुमबंदई में ये जो शिलालेख लिखा गया है और रुमबंदई जो है वहाँ बुद्ध का इसको जन्म स्थल माना जाता है, तो अशोक ने जो है यहाँ पे जितने भी इसने कर के जो टैक्स के जो स्लैब्स हैं यहाँ पे मिनिमम इसने लिए हैं, क्योंकि ये मानता था कि यहाँ
बुद्ध का, भगवान का ये जन्म स्थल है, तो यहाँ पे जो टैक्स स्लैब्स हैं वो मिनिमम हो, क्योंकि वो एक पवित्र जगह है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सारनाथ स्तंभ लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारनाथ स्तंभ जो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको लिया गया है, और ये कब लिया गया था? 24 जनवरी 1950 को ये लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौशाम्बी लेक, ये इलाहाबाद किले में है। ठीक है, ये इलाहाबाद किले में है। समुद्रगुप्त ने इसमें भी अपने बारे में लिखवाया है। ये जो इलाहाबाद में जो कौशाम्बी लेक जो इलाहाबाद में है, इसको मिलाया लिखाया है। ये कौशाम्बी में था, फिर अकबर ने जो है इसको कौशाम्बी से शिफ्ट करके इलाहाबाद के किले में इसको रखवा दिया। ठीक है, अब अशोक को अशोक महान क्यों कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक को अशोक महान उसके जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से अशोक को अशोक महान कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन काल में अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक सड़क बनवाया जो राजपथ कहा जाता था। बाद में दोस्तों इसी सड़क को शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक पूरा फैला दिया, जो कि बाद में चल के ये आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, 232 ईसा पूर्व में हो गई अशोक की मृत्यु। ठीक, अब इसके बाद से इसके जो कमजोर जो शासक हैं, वीक सक्सेसर्स, इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ। तो इसके जो इनके वीक सक्सेसर का शासनकाल शुरू हुआ, और यहीं से जो है अशोक का मौर्य साम्राज्य का पतन भी चालू हो गया। तो इसके बाद कौन आया? कुणाल जो इसका बेटा था उसने शासन किया। तो कुणाल एक इसका बेटा था, और एक संप्रति। कुणाल को दक्षिण भारत का हिस्सा मिला शासन करने के लिए, और संप्रति को उत्तर भारत का हिस्सा मिला। कुणाल ने अपने जो साम्राज्य राजपाट है इसको इसने गंवा दिया, और संप्रति चलाता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संप्रति का पुत्र आगे आया दशरथ मौर्य, जो अशोक का पोता था। इसे प्रियदर्शी भी कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। दराथ मौर्य को, अशोक का जो पोता था, इसे प्रियदर्शी भी कहा गया है। यह आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दराथ ये किस संप्रदाय का मानने वाला था? तो ये आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। और आजीवक संप्रदाय के बारे में सिर्फ छोटी सी ही जानकारी मिलती है, और इसके जो स्थापित करता थे वो थे मुखलीपुत घोषाल, ये आजीवक संप्रदाय के स्थापित करता थे। ठीक है, अब जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है आखिरी मौर्य राजा था बृहदत्त, जिसकी हत्या पुष्यमुत्र शुंग ने कर दी, और 185 ईसा पूर्व में इसने इसकी मृत्यु की। उसके बाद इसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। दोस्तों ये था आज का हमारा सारा वीडियो। आगे हम शुंग डायनेस्टी पे बात करेंगे, शुंग वंश पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मौर्य धर्म के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पॉलिटी के ऊपर, और वो होगा मौलिक अधिकार के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग घर बने रहें, लॉकडाउन का पालन करें और स्वस्थ रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।